अरकान बल्दिया, सदर मोतमदीन, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, आप तमाम लोग इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं 11 अप्रैल के दिन पार्लियामेंट के इलेक्शन के इंतखाबात के रायदही का दिन है। और जैसा कि आपने मजलिस के तमाम जिम्मेदारान की बात को सुना कि एक अहम पार्लियामेंट का इलेक्शन है, इसमें आपको अपने वोट का इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी है। मैं आपको एक बात खुले और साफ अल्फाज में बताना चाहता हूं कि अगर आप अपना पोलिंग परसेंटेज में इजाफा नहीं करेंगे तो इससे हर सियासी पार्टी और उसका उम्मीदवार खुश होगा। इसलिए कि हम जानते हैं कि ये शंकर नगर का इलाका है, मेरे को यहाँ से वोट मिलेंगे, मेरे को काफ़ी है, वहाँ से नहीं मिले मेरे को उसकी ज़रूरत नहीं है। इससे हो रहा क्या कि सियासी पार्टी को फ़ायदा हो रहा और आवाम इसमें कमज़ोर हो रही, जमहूरियत कमज़ोर हो रही है। इसलिए मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो 11 अप्रैल के दिन छुट्टी का दिन है, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि घर से निकलेंगे नहीं और घर में ही बैठे रहेंगे या फिर देर से जाएंगे जब तक पोलिंग हो जाती। तो ये ज़रूरी है कि आप अपने एक वोट का इस्तेमाल करिए। अपनी पसंद और नापसंद का इजहार करने का मौका हिंदुस्तान की जमहूरियत हम तमाम को ये मौका फराहम करती है और आप उसका इस्तेमाल करिए। बल्कि मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि अगर आप मुझे वोट नहीं भी डालना चाहते, पसंद नहीं करते, तो जाके वोट डालिए। अब तो आपको ये भी मौका दिया जा रहा है कि अगर पूरे 19 कैंडिडेट में कोई भी पसंद नहीं आया आपको तो आप नोटा दबा दो, वो भी कर सकते आप, मगर निकलेंगे ही नहीं। और एक मिजाज बन रहा है, अरे नहीं हम तो जीत रहे हैदराबाद की सीट, अभी हम नहीं गए तो क्या होता। मेरे भाई जरूर इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट आपकी है, आप कामयाब होंगे, मगर आपके वोट की जरूरत है। अगर आप अपनी पार्टी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, वालेहाना आपकी वाबस्तगी है और आप उस पार्टी के काम से मुतमईन है, उस पार्टी के एमएलए की खिदमात से आप मुतमईन है, उस पार्टी के उम्मीदवार की कारकर्दगी जो पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर है उससे आप मुतमईन है, तो फिर आपको निकलकर अपनी मोहब्बत का और अपनी वाबस्तगी का बेहतरीन सबूत यह है कि आप निकलिए और जहां पर पटन का निशान है वहां पर बटन दबाइए। तो अपने वोट का इस्तेमाल करिए। कोई एक वोट भी आपका ऐसा ना हो कि आप घर में बैठ जाएं और आप वोट ही ना पड़े। ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि बीजेपी दोबारा नरेंद्र मोदी को अपना वजीर आजम बनाना चाहती है और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं और इंशाअल्लाह ताला 23 मई को जब नतीजा आएगा इन्हों एक्स प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे, साबिका। तो जब चिराग बुझता है ना तो बड़ा भड़कता है, तो मोदी भड़क रहे, पड़ा रहे। चिराग बुझने से पहले खूब भड़कता, अब वो तेल पूरा खत्म हो गया, अब वो चिराग जो है आखिरी उस पर आ रहा, भड़क रहा। महबूब नगर में आए, महबूब की नगरी में आके महबूब के बारे में बोले कि मंजलिस ये, MIM वो, TRS ये, यानी ये मंजलिस पे एक तनखीद किए कि भारत माता को हम नहीं मानते। अच्छा आप मानते ना, चलिए बताइए हमको, क्या आप भारत के प्राइम मिनिस्टर रहकर
आपने क्या किया गरीबों के लिए? कौन सा आपका प्रोग्राम है गरीबों के लिए, बताइए। उत्तर प्रदेश जहां से शौकत आती है, वहां पर लोग खास तौर से वेस्टर्न यूपी, मगरबी यूपी में लोग 2 दिन दिन में भी काम करते, रात में भी काम करते। रात में क्या काम करते? खेतों में जागते रहते, क्योंकि मोदी की जो हुकूमत है और उनके योगी की जो सरकार है, मोदी और योगी जो है ये बड़ी ही ड्रामेटिक और ऐसी कॉम्बिनेशन है कि इन दोनों ने उत्तर प्रदेश में क्या कर दिया कि जहां खेत है वहां पर गाय घुस जाती है, और 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, 10-10, 12-12 घुस के सुबह तक पूरी खेत साफ। अब क्या बोले तो नहीं, माता का मामला है, कुछ नहीं कर सकते। तो जो लोग भी बोल रहे है भाई, मगर हमारी खेत को खा जाना ये कौन सी ममता है? तो मालूम हुआ कि उत्तर प्रदेश में खेतों में, आप पूछिए, आप रातों में लोग जागते हैं कि 12-12, 15-15 घुस रहे हैं, पूरी खेत सुबह तक साफ। अब लोग बोल रहे भाई साहब, इन्हें दोबारा जीत के आया तो खेत क्या जमीन ही नहीं रहेंगी कुछ भी बाकी। तो अब इसको नक्को, जो हैदराबाद में हम नक्को बोलते, तो पब्लिक बोल रही नहीं अब इससे इतराज करना, आपके पास उसकी भी पॉलिसी नहीं है। अब आप बताइए कि ये बोलते कि मैं गरीबों के साथ हूं। 2014 में तकरीर करते थे, अच्छे दिन, आवाम पुकारती आएंगे। अब मैं वजीर आजम मिस्टर मोदी को, जो 2 महीने में साबिका प्राइम मिनिस्टर बनेंगे इंशाअल्लाह, इनको चैलेंज करके कह रहा हूं कि अब आप जब 1 तारीख को लाल बहादुर स्टेडियम में आएंगे, पुकार कर बोलिए अच्छे दिन, तो लाल बहादुर स्टेडियम से आवाज आएंगी, जल्दी जा यहां से निकल के, बुरे दिन लाया, क्या क्या करा नहीं मालूम। अरे अच्छे दिन, अब अच्छे दिन की बात ही नहीं करते मित्रों। बोले थे मैं पेट्रोल डीजल को इतना कर दूंगा, कुछ नहीं हुआ। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमानों पर। इन्होंने वादा किया था कि नौजवानों को नौकरियां दूंगा। आप सोचिए थोड़ी देर के लिए, हिंदुस्तान में 50% आबादी 25 साल के बच्चे और बच्चियों की है, और हमारे पास ये बहुत बड़ी ताकत है जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, और ये ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। दुनिया में किसी भी मुल्क के पास आबादी का निस्फ हिस्सा 25 साल का नहीं। आप क्या किए? अगर हम वो 25 साल के बच्चों को सही राह दिखाते, उनको तैयार करते, उनको नौकरी देते, तो यकीन मानिए 2050 तक हिंदुस्तान चीन के बराबर हो सकता है। मगर आप कुछ नहीं किए। इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को इस्तेमाल करने के लिए 2 करोड़ नौकरियां कहीं पर नहीं। खुद इनके लेबर मिनिस्ट्री के आदाद और शुमार बताते कभी 5 लाख या 6 लाख नौकरियां मिली। आप सोचो थोड़ी देर के लिए। बल्कि मैं बीजेपी के चाहने वालों को अपील कर रहा हूं, आपको असदुद्दीन ओवैसी पसंद नहीं है, नो प्रॉब्लम, मुबारक हो आपको। आपको मेरा चेहरा पसंद नहीं है, कोई बात नहीं। आपको मेरी जबान कड़वी लगती, कोई बात नहीं। मगर अपने बच्चों के बारे में तो सोचो। जिसको तुमने 200 एमपी दिए, उन्होंने क्या किए? जिसको आपने 280 एमपी कामयाब किए, उन्होंने क्या किया? 280 एमपी लेकर बहुत कुछ कर सकते थे, इतनी बड़ी मेजॉरिटी इनके पास, मगर इन्होंने क्या किए? कुछ नहीं किए, सिर्फ टाई 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 फिश हो गया। नौकरियां कहां हैं अल्लाह को मालूम। नहीं बात करते नौकरियों की। 15 लाख का वादा किया था, आज भी यूट्यूब पर वीडियो है, नरेंद्र मोदी कुर्सी पर बैठे हुए हैं और इन्हों बोल रहे अगर टैक्स दिए, फुला दिए, ये दिए तो हर एक अकाउंट में इतने डाल दूंगा मैं। कहां गए वो? किसी को नहीं मालूम। अब इस पर कोई बात नहीं होती। नौकरियों पर 15 लाख पर
नौजवानों के मुस्तकबिल के ताल्लुक से, पेट्रोल और डीजल की कीमतों के ताल्लुक से, नोटबंदी हुई 500,000 रुपये की। मैं उस वक्त पुकार रहा था, कह रहा था कि बाज़ाब्ता एक साजिश के तहत हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने एटीएम है बहुत कम है, बैंक है बहुत कम है, वहां पर पैसा नहीं आ रहा। तो जो मोदी के चमचे थे, जो मोदी के चंदों पर जिंदगी गुजारने वाले हैं, जो मोदी को अपना खुदा मानते, वो टीवी चैनल पर आकर असदुद्दीन ओवैसी फिर से भड़काऊ भाषण कर दिए। मैं उनको चैलेंज करा, चलो मेरे साथ तुम हैदराबाद को, जितने पब्लिक सेक्टर के बैंक से हम जाकर देखेंगे और हाईटेक सिटी में जो बैंक है वहां पर जाकर देखेंगे, वहां पर पैसा मिल रहा था, यहां पैसे नहीं आ रहे थे। मैं उस वक्त भी कहा और आज भी कह रहा हूं, हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है वो गरीबों की इकोनॉमी जो है वो पैसों से चलती। क्रेडिट कार्ड, ये तमाम ये जो फैशनेबल चीजें हैं, ये दौलतमंदों के, जो गोश्त की दुकान पर गोश्त बेचता है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, अगर कोई ऑटो चलाता है, अगर कोई वेल्डिंग की दुकान पर काम करता है, अगर कोई छोटी सी मिठाई की दुकान है, पंचर की दुकान है, टैक्सी चलाता है, कहां से लाएंगे? सब बर्बाद हो गए। और ये अब नई बात करते, 500,000 की बात, आप अंदाजा लगाइए। जीएसटी लोग बोल रहे, मैंने कहा पार्लियामेंट में, मगर जीएसटी लगा दिए, बर्बादी आ गई उसमें, लोग कच्चे के काम पे आ गए, रसीद फाड़ रहे। ये हर महाज पर हुकूमत नाकाम। इनकी खारिजा पॉलिसी क्या है? इनकी पाकिस्तान के ताल्लुक से पॉलिसी क्या है? इनकी पॉलिसी यह है कि बांग्लादेश चीन से सबमरीन खरीद रहा है, श्रीलंका चीन को एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट दे चुका, बर्मा भूटान कहां है? चीन के गोद में। अफगानिस्तान से अमेरिका खुदाफिज हो रहा है, अमेरिका तालिबान से बात कर रहा है, और आप वहां पर जाकर खाली बैठ के सुनते हैं अपनी बातचीत, उसके ताल्लुक से कोई प्रोग्राम नहीं। पाकिस्तान से इनकी क्या पॉलिसी है कि जो दाढ़ी वाला दिखा उसको लट लेके मार के बोलो भाग पाकिस्तान। गुरुग्राम में वाकया हुआ क्रिकेट मैच का झगड़ा, 70 साल हो गए हमारे मुल्क को आजाद होकर। आप और हमने, हमारे बाप ने, हमारे दादा ने फैसला लिया कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। हम मोहम्मद अली जिन्ना के पैगाम को ठुकराते हैं। हिंदुस्तान हमारा वतन है, सरजमीन दखन की जमीन में हमारे बुजुर्गों की हड्डियां हैं, यहां पर हमारी तारीख के असलाफ की निशानियां हैं। हम चार मीनार के वारिस हैं, हम किले गोलकुंडा के दरो दीवार की जीती जागती मिसालें हैं। हमने पाकिस्तान को जाने से इनकार किया तो 70 साल के बाद आज भी संघ परिवार की आइडियोलॉजी से मुतासिर होकर एक मामूली सी क्रिकेट मैच में एक घर में घुसकर लटों से मारकर कहते हैं कि भाग पाकिस्तान। इसीलिए मैंने पार्लियामेंट में तकरीर में कहा था कि आप कानून बनाओ कि जिस किसी को पाकिस्तानी बोलेंगे उस पर केस बुक करो। हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोग काम करते हैं, गालियां देते हैं उनको, गरीबी है वहां आकर काम करते, मला उन पर भी अगर कोई गलत बात करेंगे आप कानून बनाओ, सब बोले देखो इन्हें फिर से भड़काऊ भाषण दे रहा। मिस्टर मोदी, आप जब से प्राइम मिनिस्टर बने क्यों हमको, दलितों को, मजलूमों को निशाना बनाया जा रहा है? 70 साल में इतने बड़े वाकयात हुए कि जो दिखा मार पाकिस्तान को भाग, लट लेके मार रहे। वो बच्ची होशियार थी, उसने छत के ऊपर से पूरा रिकॉर्ड कर लिया और रिकॉर्ड करके उसमें उसको इतनी अक्ल थी उस बच्ची को, अल्लाह सलामत रखे, उसने फोन को एक पत्थर के नीचे छुपा दिया। तो बाद में दुनिया को मालूम हुआ कि इस तरह की हरकत हुई। आप बताइए, लट लेके मारते और जिस घर में घुस के मार रहे उसके ऊपर हिंदुस्तान का तिरंगा लहरा रहा है, जिसको हम तमाम हिंदुस्तानी देखकर फख्र महसूस करते हैं। यह आपकी पॉलिसी है।
और आप पाकिस्तान में या हमारे घर में घुस के मार रहे भाग पाकिस्तान, और आप नवाज शरीफ के घर में घुस जा रहे बगैर दावत के, दावत शादी में घुस गए। नवाज शरीफ के घर में शादी हुई, आप अफगानिस्तान से निकल के आ रहे, ऊपर से देखे थे अपा लाइटा बहुत चमक रहे पाशा, तो बोले सर नवाज शरीफ के घर में शादी हो रही, बोले उतार ले। आप घुस गए अंदर बगैर दावत बगैर रुखे के, बिन बुलाए मेहमान चले गए नवाज शरीफ के पास। गए तो गए, उसकी अम्मा से मिल के आए, कहते अब्बा नवाज शरीफ की अम्मा से मिले, और आप हमको बोल रहे भाग पाकिस्तान। आप क्यों गए? बेगानी शादी में, उसको थोड़ा चेंज कर दो, बेगानी शादी में मोदी दीवाने। अब ये मत पूछो कि उनका क्या है मामला, नहीं बोल सकता, नहीं बोल सकता, इसलिए कि भाभी को भी इंसाफ मिलना। गुजरात में बैठे बहुत से भाभियां हूं, एक ही है क्या? वरना बोलेंगे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेट करे। मैं हिंदुस्तान की हर भाभी के साथ हूं, हर भाभी के साथ। मगर आप चले गए, क्या पॉलिसी आपकी? आप बोल रहे कि अपोजिशन पार्टियां लाशें ढूंढ रही हैं, पाकिस्तान लाशें ढूंढ रहा है, और मुझसे सबूत पूछ रहे। नहीं मिस्टर मोदी, सबूत नहीं पूछ रहे आपसे, हम आपके साथ हैं। आपने बालाकोट पर गिराया, बहुत अच्छा किया, बल्कि 27 फरवरी को तो हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है कि एक मौका आया कि हम मिसाइल दागना चाह रहे थे पाकिस्तान के ऊपर। हिंदुस्तान टाइम्स अखबार की रिपोर्ट है कि मिसाइल भेजना चाह रहे थे। रिपोर्ट में लिखा कि हम 9 मिसाइल डालना चाहते थे, पड़ोसी मुल्क 13 मिसाइल भिजाना चाहता था। मैंने ट्वीट करके कहा कि क्यों नहीं आपने न्यूक्लियर को इस्तेमाल किया, करते क्या? क्या आपने किया? नहीं किया। बालाकोट, अरे अच्छा किया भाई, हम आपके साथ हैं। हम तो आपको बोल रहे कि आप इतने बहादुर है तो शैतान अजहर को भी लेके आओ। वो शैतान, वो लश्कर का दहशतगर्द जिसने मुंबई की सरजमीन पर इंसानियत का कत्ल किया। मगर नहीं, आप क्या कर रहे हैं बताइए? आपका होम मिनिस्टर बोलते हैं वो सेल फोन देखे, 300 सेल फोन चमक रहे थे, वो गायब हो गए तो हम 300 मार दिए। अमित शाह बोलते 250 मार दिए। इनका एग्रीकल्चर मिनिस्टर बोलता 350 मार दिए। इनका अहलुवालिया मिनिस्टर बोलता किसको भी नहीं मारे, मकसद डर पैदा करना था। और मोदी आकर बोलते हैं कि पाकिस्तान लाशों को ढूंढ रहा। अरे आखिर पाशा सच कौन बोल रहा है? कौन सच बोल रहा है? और क्यों आप रोटी सेक रहे? आप रोटी सेक रहे, ठीक है। अब आपने लाशों की बात की तो मिस्टर मोदी जरा ये भी तो बता दो, जरा ये भी तो बता दो आप कि जब आप चीफ मिनिस्टर गुजरात थे तो अक्षरधाम मंदिर पर जो हमला हुआ वो किसने किया? 11 साल लोग जेल में रहे, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी किया। किसने किया? नहीं बताएंगे। आप लाशों की बात कर रहे हैं मिस्टर मोदी, जरा ये तो बता दो, क्या आप जिम्मेदार नहीं है? क्या आप नाकाम चीफ मिनिस्टर नहीं थे गुजरात के कि आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल दस्तूरी ड्यूटी को डिस्चार्ज करने से भूल गए? आज आप लाश की बात कर रहे हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, मक्का मस्जिद की 9 लोग जो बम ब्लास्ट में मारे गए, वो लाशें आपसे इंसाफ की भीख मांग रही हैं। ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने में जो एक बच्चा मरा, जो हकीमपेट हैदराबाद का था, वो लाश पूछ रहे हैं कि मुझसे इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। समझौता ट्रेन के बम ब्लास्ट में जो 25 हिंदुस्तानी मारे गए, वो पूछ रहे हैं, ये भारत माता के सपूत से पूछ रहे हैं कि बताओ क्या तुम 25 हिंदुस्तानी जो टेररिस्ट के ऑफेंस में मारे गए, क्या हमको इंसाफ मिलेगा? मिस्टर मोदी, आप हिंदुस्तान के वजीर आजम है, मगर 5 साल में आपने किसको चाहा? जो असीमानंद, जो किसी वक्त में आरएसएस का था, आपने उसका साथ दिया। यह आपकी दहशतगर्दी टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई है कि एक्यूज अगर आपके चड्डी पहनने वाले, लट फिराने वाले, तो आपके महबूब हो जाते। आप अपील ही नहीं करते। और समझौता के बम ब्लास्ट में
जज ने अपने जजमेंट में लिखा, मैंने नहीं कहा, जजमेंट में जज ने लिखा कि इतना बड़ा सबूत था असीमानंद के खिलाफ, ये तमाम आरएसएस से किसी जमाने वाबस्ता थे, इन मुल्जिमीन के खिलाफ एनआईए ने, हुकूमत ने वो सबूत को कोर्ट में पेश नहीं किया। जज लिख रहा है जजमेंट में, असदुद्दीन ओवैसी नहीं कह रहा है, जज कह रहा है कि दिल्ली स्टेशन का वीडियो रिकॉर्डिंग वो नहीं बताए, टेलीफोन रिकॉर्डिंग नहीं पेश करे। जज कह रहा है मिस्टर मोदी बताओ आप कौन सी मोहब्बत कर रहे हैं, किससे मोहब्बत कर रहे हैं, क्या आपने नहीं बचाया इन लोगों को? अगर आपकी हुकूमत नहीं होती तो असीम आनंद जेल को जाता, क्योंकि एनआईए सबूत पेश करती। जजमेंट में जज लिख रहा है ये बात, मैं नहीं कह रहा हूं। मक्का मस्जिद में आप अपील नहीं करते, क्यों नहीं करते अपील आप? क्या मरने वालों को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? मगर नहीं, क्योंकि वहां पर भी आपका महबूब, आपका मजनू, आपका चाहने वाला असीम आनंद है। जहां पे असीम आनंद आया वहां पे मित्रों बोलते नहीं नहीं कुछ नहीं करना, अपना है। फिर वो मरने वाले कौन थे? हिंदुस्तानी नहीं थे? कौन से टेररिज्म से आप मुकाबला करेंगे? और आप बोलते सिक्योरिटी पर अपोजिशन मजाक उड़ा रहा है। अरे मजाक तो आपने बना दिया कि आपके रहते हुए, आपकी सरकार के रहते हुए पुलवामा में 25 या 50 किलो आरडीएक्स चला गया। कौन जिम्मेदार है? मैं जिम्मेदार हूं। कितने लोगों को आपने सस्पेंड किया? कितने इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर्स को आपने निकाला? नहीं, किसी को भी नहीं निकालते आप बोलते हैं कि घर में घुस के हम मारे, चलो चीन के घर में घुस के मारो, चलो घुसो चीन के घर में। नहीं घुसेंगे, क्योंकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चीन से आता, अरबों खरबों डॉलर हिंदुस्तान में उनका पैसा लगा हुआ है। चीन बोल दिया कि वो शैतान अजहर पर ब्लैकलिस्ट नहीं कर सकते, तो मोदी सरकार बोल दी हम सब्र से काम लेंगे। अब्बा ये तो हमारा काम है, इन्नल्लाह मअ साबिरीन, आप किधर आ गए? नहीं, हम सब्र से काम करेंगे, पेशेंस से काम करेंगे। क्या मजाक है? क्या हम इंतजार करेंगे वो शैतान अजहर दूसरा हमला करे पुलवामा की तरह? मगर नहीं, आप नहीं कर सकते। चीन से पैसे आ रहे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा, तो आप बोल रहे आने दो, बाद में देखेंगे। बुलाए थे ना चीन के सदर को अहमदाबाद, अहमदाबाद के नदी के किनारे झूला लगाए थे, खूब झूला उसको, झूला जुजू झक्का जुजू झक्का, उन्हें बड़ा अच्छा है झूला। में भी चीनी है, उन्हें बड़े शातिर होते ये लोग। वुहान समिट किए, क्या निकला भाई वुहान समिट से? कुछ नहीं निकला, जीरो निकला। आपकी हर फॉरेन पॉलिसी जीरो। अमेरिका गए, अमेरिका जैसा गए और ट्रंप को लपेट रहे, गाड़ी में से उतरे लपेट रहे, वहां जा रहे लपेट रहे, गाड़ी में बैठने से पहले लपेट रहे। इतना लपटे कि ट्रंप भी बोला इसको अपन लपट लेंगे। ऐसी होता। याद रखो नौजवानों, जब उम्र के हिस्से में आ जाते ना तो घर में अकेले नहीं रहना, कभी लपटने वाले रहना। अब नहीं, उनको नहीं, आपको बोल रहा हूं। हम तो बदनाम है ना, हम लोग बोलते 4-4, 5-5, 6-6 पैदा करते। मगर रहना, कम से कम अम्मा तो भी रहना। मेरे साथ है, मेरे भाई हर महाज पर नाकाम, अमेरिका को जाके खूब बोले। अब ट्रंप भी इनको क्या बोला, अफगानिस्तान में ट्रंप तालिबान से बात कर और हमको नहीं बुला रहे। कल अमेरिका जब अफगानिस्तान को छोड़ के चले जाएंगा तो हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स पे क्या होगा? क्या मिस्टर मोदी के पास कोई जवाब है? तो बोलेंगे नहीं, अच्छे दिन आएंगे। क्या करेंगे भाई? 5.5 साल में हर महाज पर हुकूमत नाकाम साबित हुई है। आप अंदाजा लगाइए कि हमारे वजीर आजम की जबान देखिए। आप सोचे कभी, आप देखो कितने काबिल दिमाग के,
प्राइम मिनिस्टर विज्ञान भवन में तकरीर कर रहे, हिंदुस्तान के बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग बैठे हुए, आप और हम तो थम्स अप है, उन पढ़े लिखे लोगों से खिताब कर रहे और बोल रहे कि भाइयों बहनों हमारे पास जुगाड़ का तरीका इतना अच्छा है। अब लोग पूरे देख रहे हैं उनको, क्या बोलता है ये देखो। तो बोले प्राइम मिनिस्टर बता रहे अपना तजुर्बा, अपनी आंखों देखा हाल कि एक नाला है, नाले के अंदर से गैस निकल रही, बाजू चाय की बंडी है, तो उसका दिमाग ऐसा काम किया कि उन्हें नाले में पाइप को घुसड़ दिया, बोला उस गैस से चाय बनाया। प्राइम मिनिस्टर बोले देखिए क्या जुगाड़ हुआ। मेरे को अफसोस वजीर आजम के इग्नोरेंस पर नहीं है, मुझे गुस्सा इस बात पर है कि जो लोग पढ़े लिखे बैठे थे वो थाली मार रहे थे। बताइए आप, ये बाजू मूसा नदी है, जरा आके चाय बना के दिखाओ, हमारे को गैस निकालते होंगे, बनाओ चाय। मगर बताइए आप, वजीर आजम हिंदुस्तान के, जो बच्चे छोटे बच्चे देख रहे हैं, नौजवान उनको देख रहे हैं, जो बीटेक की डिग्री हासिल कर रहे, जो केमिस्ट्री पढ़ रहे, जो फिजिक्स पढ़ रहे, उनके दिमाग पर क्या बात जाती होगी, क्या बोल रहा है भाई आदमी है, क्या बोल रहा है ये, आप ये उनका कहना ये। और फिर आकर बोलते कि तेलंगाना में MIM और TRS ऐसा कर रहे। मिस्टर मोदी, इतना तो हम क्या, ठीक है हम अच्छे आदमी नहीं, आप ही दूध के धुले हुए हैं, आप ही दूध के धुले हुए हैं, मगर इतना तो हम जानते हैं कि इंशाअल्लाह ताला तेलंगाना में जिस तरह असेंबली के इंतखाबात में हमने 100 सीट पर आपकी जमानत जब्त करवाई, 5 से आपका 1 MLA हो गया, इंशाअल्लाह ताला मिस्टर मोदी सिकंदराबाद से भी आपको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हराएगी, पूरे तेलंगाना से आपको सफाया करेगी इंशाअल्लाह ताला। आप बताइए, आकर आप तकरीर कर रहे, क्या क्या बातें बोल के चले जाते हैं, असेंबली क्यों डिसॉल्व करे। अरे वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है चीफ मिनिस्टर का। क्या आपने असेंबली को नहीं डिसॉल्व किया था 2002 के गुजरात के वो जेनोसाइड के बाद, वो प्रोग्राम के बाद, कि जब आपको याद नहीं आया, जब आपने क्या क्या कहा था। कहूं मैं यहां पर, मेरे भाई, हिंदुस्तान एक अजीम मुल्क है, जो मजलिस की मुखालिफत करते हैं, जो सऊदीन ओवैसी को फिरका परस्त कहते हैं, आपको इख्तियार है कहने का, मगर मेरी सोच में बता रहा हूं, हिंदुस्तान दुनिया में एक वाहिद मुल्क है जहां पर हमा किस्म के मजहब के मानने वाले रहते हैं, जहां पर हजारों की तादाद में तहजीबें हैं, जहां पर हजारों की तादाद में लोग जबान बोली बोलते हैं, जहां पर हर 100 किलोमीटर को पर शादी का तरीका बदल जाता है। दुनिया में कहीं पर भी हमारे जैसा मुल्क नहीं है। मगर वजीर आजम क्या करना चाहते थे, 4.25 साल में वो इस मुल्क को हिंदुत्व की आइडियोलॉजी में रंगना चाहते थे। इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने आकर अपनी बेबसी का इजहार करके कहा, हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों से कहा कि इस मुल्क को बचा लो, जमहूरियत को बचा लो। मिस्टर मोदी, क्यों कहा उन्होंने, जो हमारी जमहूरियत को कोई चीज बचाती है, बुनियाद। आप बड़ी बिल्डिंग बनाते तो बुनियाद अच्छी करते, हमारे मुल्क की बुनियाद क्या है, एक आजाद अदलिया। हमारी मुल्क की बुनियाद क्या है, एक आजाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हमारे मुल्क की बुनियाद क्या है, आजाद हमारे असेंबली और पार्लियामेंट। जब से ये वजीर आजम बने, तमाम बुनियादों को कमजोर कर रहे हैं। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिंदुस्तान के आइन को, कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को, अगर जिसको बाबा साहिब अंबेडकर ने, हमारे बुजुर्गों ने बना कर दिया, उसको अगर बचाना है तो ना सिर्फ तेलंगाना, ना सिर्फ जुनूबी हिंदुस्तान, ना सिर्फ मशरकी हिंदुस्तान, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी को शिकस्त देना पड़ेगा। और बीजेपी क्या कह रही है, जो मोदी के खिलाफ वो हिंदुस्तान के खिलाफ, जो मोदी के खिलाफ वो पाकिस्तान के साथ नहीं। मैं आपसे कह रहा हूं, जो मोदी के खिलाफ वो हिंदुस्तान की जमहूरियत के साथ।
जो मोदी के खिलाफ वो हिंदुस्तान के उन तमाम सेकुलरिज्म और प्लूरलिज्म के साथ ये 4.25 साल में सरकार ने इतनी नफरतों में इजाफा कर दिया कि मुझे डर इस बात का है कि कल इंशाअल्लाह हुकूमत बदलेगी, मगर जो नफरत मुस्लिम अक़लियतों के ताल्लुक से पैदा कर दी गई, दलितों के ताल्लुक से पैदा कर दी गई, वो कैसे खत्म होगी? कैसे खत्म होगी बताइए आप मेरे भाई। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि 11 अप्रैल के दिन अपना एक वोट इस्तेमाल करिए और फिर ये याद रखिए, इस बात को हरगिज अपने जहन में आने मत दीजिए, कांग्रेस और बीजेपी एक सिक्के के दो रुख हैं। इसीलिए मोदी चाहते कि नहीं मैं नहीं तो कांग्रेस, कांग्रेस बोलती हम नहीं तो हमारा मित्रों। हम आपसे कह रहे हैं हमारा मुल्क बहुत बड़ा है, हिंदुस्तान हमारा वतन है और हिंदुस्तान की क़यादत, हिंदुस्तान का वजीर आज़म और उसमें काबिलियत इन दोनों से ज्यादा कई ऐसे लीडर्स हैं जो इनसे अच्छा काम कर सकते, जो दलितों में, ओबीसी में, मुसलमानों में, क्रिश्चियन में, गरीबों में सबको साथ लेकर चलने की उनके पास काबिलियत। इन्होंने किसको साथ लेकर चला? कौन सा इन्होंने काम किया? कुछ काम नहीं किया, बर्बाद कर दिया। 280 के सीट पर इनको कामयाबी मिली, क्या दिया? कुछ नहीं इनके पास, हर महाज पर नाकाम मेरे भाई। इसीलिए हमको मुत्तहिदा तौर पर एक फैसला लेकर हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट पर एक तारीख साज कामयाबी से आप मंजलिस को हमकिनार करिए। मैं आपसे उस वक्त भी वादा किया और आज भी कर रहा हूं, मैं जब तक जिंदा रहूंगा, जब तक अल्लाह चाहेगा कि मेरी जिंदगी बाकी रहे, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मैंने हमेशा संघ परिवार और उनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ लड़ता रहा और लड़ता रहूंगा, क्योंकि हिंदुस्तान की जमहूरियत को सबसे बड़ा खतरा अगर किसी से है, उन ताकतों से है जो हिंदुस्तान के कॉम्पोजिट कल्चर को नहीं मानते, जो हिंदुस्तान के संविधान में क्या लिखा हुआ है, कभी पढ़ो जाकर नौजवानों, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, इंसाफ, भाईचारा, मसावात, ये कहां मिल रहे हमको बताओ? 5 साल में मसावात मिले? जो मजलिस के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं कि ओवैसी भड़काऊ भाषण देता, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या तुम्हारे बच्चे को नौकरी मिली? क्या तुमको लोन मिला? मुद्रा लोन, मोदी खड़े रहकर झूठ पे झूठ बोलते हैं। मुद्रा लोन का रिकॉर्ड दो मिस्टर मोदी। ये बोलते 15 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन मिला। आपको जानकर हैरत होगी, गुस्सा आएगा कि 90% लोगों को मुद्रा लोन में, 15 करोड़ में 90% लोगों को सिर्फ 27,000 करोड़ का लोन, 27,000 रुपये लोन मिले एक आदमी को। 27,000 रुपये में एक पकोड़े की बंडी, एक चाय की बंडी भी नहीं लग सकती। मामूली बंडी खरीदने गए तो 15, 16, 18,000 की बंडी आती। सामान लेने गए तो और 15,000, 50,000 निकल जाते। और आप बोल रहे कि मुद्रा से नौकरी मिली। किसको मिली? नौकरी तो इन्होंने इनको दी कि गाय के नाम पर मारो, पाकिस्तान को भगाओ, लव जिहाद के नाम पर मारो, घर वापसी के नाम पर मारो, तुमने इनको नौकरी दी। मगर जो हिंदुस्तान के नौजवान जिन्हें बड़ी उम्मीदों के साथ इनका साथ दिया था, इनके पास दिखाने को अब कुछ नहीं है। तो हिंदुस्तान के वजीर आजम अब क्या बोल रहे? बालाकोट, पुलवामा, पाकिस्तान और फिर दूसरे मरहले की जब पोलिंग शुरू होने से पहले हिंदुस्तान के ये 2 महीने के वजीर आजम बोलना शुरू कर देंगे, खबरस्तान, शमशान, पाकिस्तान, दिवाली। अब नहीं बोलेंगे क्योंकि साउथ इंडिया में इलेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट में तो जैसा पहला मरेला हुआ, इन्हों अपने आप को बोलना गरमाएंगे माहौल। मैं हिंदुस्तान के उन हिंदुस्तानियों से अपील कर रहा हूं, मुल्क को बचा लो आप, इसमें आपका नुकसान होने वाला है। लोग बोलते हैं कि नहीं, मोदी क्या बोलते, ये पूरे महामिलावट,
ये पूरे महामिलावट नहीं मिस्टर मोदी, महामिलावट नहीं, मंजलिस, टीआरएस, आंध्रा में जगन और तमाम रीजनल पार्टीज ये ऑर्गेनिक है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, इसमें आरएसएस का केमिकल नहीं है, ये ऑर्गेनिक है, आप में है। बचा लो इस मुल्क को आप, ये आपके नौजवानों का मुस्तकबिल का फैसले का इलेक्शन है। आप हिंदुस्तान को किस रूप में देखना चाहते हैं? क्या आप अदलिया को कमजोर देखना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि अदलिया की आजादगी कमजोर पड़ जाए? क्या आप चाहते हैं कि इंसाफ नाम की चीज हिंदुस्तान में ना रहे? क्या आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान में जमहूरियत की जगह एक डिक्टेटर बन जाए? क्या आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट सिर्फ एक गूंगों का क्लब बन जाए? क्या आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान में आवाज उठाने का किसी को मौका ना मिले? फैसला आपको करना है। मैं पुकार पुकार कर थक जाऊंगा, मेरी आवाज बैठ जाएगी, मगर यह आपकी आवाज को बचाने की लड़ाई है, यह आपके मुस्तकबिल का तहफ्फुज करने की लड़ाई है। तो जो मोदी के खिलाफ है वो हिंदुस्तान की जमहूरियत के साथ है। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये 4.25 साल में सरकार हर महाज पर नाकाम। हमारे मीडिया के लोग पूछते नहीं मोदी राहुल नहीं तो कौन? मैं उनसे कहता हूं केसीआर में क्या बुराई है? क्या बुराई है? कम से कम केसीआर तेलंगाना में गाय के नाम पर हमको नहीं मरवाया ना। कम से कम केसीआर ने हमारे घर में घुसाकर दलितों को तो मार नहीं पड़ी। कम से कम केसीआर के दौर में हमारे बच्चे 50,000 मुसलमान बच्चे बच्चियां स्कूल में पढ़ रहे। कम से कम हमको हमारे खाने की आदतों पर तो मारा नहीं गया। कम से कम ओबीसी के लोग यहां पर खुश हैं। मेरे भाई, ये याद रखिए, हिंदुस्तान बड़ा मुल्क है। ये बीजेपी, आरएसएस, कांग्रेस बोलती है कि खाली ये दोनों हैं, ये राम और श्याम नहीं। बहुत काबिल रीजनल लीडर्स हैं, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता, नाइंसाफी होगी। मगर वतन अजीज को मजबूत करने के लिए, वतन अजीज के संविधान को मजबूत और उसका तहफ्फुज करने के लिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि 11 अप्रैल के दिन एक कोड का इस्तेमाल करिए। लोग बोलते आप महाराष्ट्र में क्यों गए? मेरे दोस्तों, मैं महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर साहब के साथ समझौता किया हूं। बाबा साहिब अंबेडकर जिसने हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, बाबा साहिब अंबेडकर के पोतरे के साथ मैंने कहा कि बड़ा साहब, उनको बड़ा साहब बोलते, बड़ा साहब आप आगे बढ़ो, मैं आपका साथ दूंगा। हम महाराष्ट्र में चाहते हैं कि दलित समाज, ओबीसी समाज, तमाम गरीब, कमजोर, आदिवासी लोग आकर एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाए। कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, शिवसेना क्या है बताइए आप? क्या किया उन्होंने? सबने इन तमाम लोगों का इस्तेसाल किया, एक्सप्लॉयटेशन किया, कुछ दिया नहीं। अब बाबा साहिब अंबेडकर के पोतरे प्रकाश अंबेडकर के साथ हम काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं महाराष्ट्र जाऊंगा और प्रकाश अंबेडकर साहब के बहुजन वंचित आघाड़ी के ताल्लुक से इंतखाबी मुहिम चलाऊंगा। और मेरी अल्लाह से एक ही दुआ है कि महाराष्ट्र में एक इनकलाब अल्लाह पैदा कर दे। अगर वहां पर प्रकाश अंबेडकर साहब के उम्मीदवार कामयाब हो जाएंगे, याद रखिए एक नया बदलाव आएगा इंशाअल्लाह ताला। एक नया बदलाव आएगा, एक नई उम्मीद की किरण मुझे नजर आ रही है महाराष्ट्र में। और हमको ऐसे मौकों को गंवाना नहीं चाहिए। मजलिस हमेशा बेबाकी के साथ अवाम के मसाइल को उठाती रही है। मैं शंकर नगर के तमाम राय दहिंदगान से अपील करने आया हूं कि आप 11 अप्रैल को निकल कर वोट डालिए। आप एमआईएम पार्टी को नहीं देना चाहते, नो प्रॉब्लम, मगर वोट डालिए। अगर आप एमआईएम पार्टी को वोट देंगे तो ये मेरे लिए बाइज़ फख्र और बाइज़ इज्जत की बात होगी। मैं हमेशा, हमारी जमात और हम काम करते आए हैं और हम काम करते रहेंगे। हम आवाम के दरमियान में हमेशा रहे, इंशाअल्लाह आवाम के दरमियान में रहेंगे।
हम जिंदा रहेंगे भी तो इन्हीं गरीबों के दरमियान में रहेंगे। और जिस दिन अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा कि तुम्हें हमको वापिस जाना है तो इंशाअल्लाह ताला आप ही के खंदों पर हम अपने कब्रिस्तान को रवा दवा होंगे। मगर मेरे भाई, इस पैगाम को समझो, यह हिंदुस्तान की तारीख का सबसे अहम पार्लियामेंट का इलेक्शन है। यह असदुद्दीन ओवैसी की शख्सियत का इलेक्शन नहीं है, यह मेरी मकबूलियत को मनवाने का इलेक्शन नहीं है, यह आपके नौजवान बच्चे और बच्चों के मुस्तकबिल का तहफ़्फ़ुज़ करने का इलेक्शन है। वरना याद रखो, कहीं 20 साल के बाद ये तुम्हारे बच्चे तुमसे सवाल ना करें कि अब्बा अम्मी तुमने हमको बुरे दिन आने से बचाया क्यों नहीं, तुमने क्यों उस हुकूमत के खिलाफ अपने वोट का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, अपने के वोट का इस्तेमाल करिए, जमहूरियत को मजबूत करिए। क्योंकि मुझे अब जाना है, हो सकता है कि खरीद में जलसे में शिरकत करके मां भी जाके 5-6 मिनट भड़काओ भाषण दे के आता हूं। अरे जहां जा रहे बोल रहे आप हमेशा, एक टीवी चैनल है यहां है, इनका कैमरा नहीं है, हर एक तकरीर में ही दिखा के बोल रहे देखो कितना गालियां दे रहे मोदी को। अरे क्या भाई साहब, ऐसा है, मोहब्बत तो कोई ससुरा भी नहीं करता अपनी दामाद से। आप क्या ससुराल वाले हो गए, बोलना ही नहीं, इनको कुछ बोलना ही नहीं, बोले कि इनको तकलीफ होती, पेट में दर्द होता। एक टीवी चैनल के लोग आके इंटरव्यू ले रहे, मैं समझ गया इसको तंग करूंगा आज, अब मेरे से सवाल करे। मैं बोला आपके प्यारे, आपके महबूब, आपके आशिक, आपके माशूक, आपका मजनू। बोले क्या बोल रहे, बोला मोदी। अरे ये क्या बात है ओवैसी साहब, बोला क्या तकलीफ क्यों हो रही, ले लो रिकॉर्ड कर लो, नको दिखाओ, तुम्हारा चैनल है डिलीट कर दो। बोले फिर क्या दिखाना, बोला ये जबान से तो यही निकलने वाला है, दूसरा तो कुछ नहीं निकल सकता। अरे टीवी चैनल के एंकर देखो, आप इंटरव्यू ले रहे प्राइम मिनिस्टर का, कभी नौकरियों का नहीं पूछते, कभी जीएसटी के बारे में, नोटबंदी के बारे में, फॉरेन पॉलिसी के बारे में, इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में कुछ नहीं पूछते। इनका काम क्या है, खाली गुंगे बन के बैठना ऐसा, जी सर जी सर आप ही बोलिए बोलिए बोलिए। अरे वजीर आजम तो वो होना चाहिए मिस्टर मोदी कि हमसे बहस कर लो, आ जाओ कभी बहस करेंगे, आ जाओ कहीं बहस कर लेंगे। अब ये कल चलाएंगे, ओवैसी ने एक और भड़काऊ भाषण दिया, प्राइम मिनिस्टर को चैलेंज किया, करते जमहूरियत है तो उनका खुदा है, क्यों नहीं करेंगे, बराबर करेंगे। लोग मेरे को नहीं पूछते तुम 5 साल क्या थे, इनसे नहीं पूछेंगे हम। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए 5 साल में, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करे। और मैं पौने 5 साल में मेरे ख्याल से कम मिनिमम 100-150 मरतबा टीवी पर जाके सवालात की बौछार मुझ पर, एक तो एंकर, दूसरा पूरे पीछे पूरे ऐसा दिखता कि फंस गए रजिया गुंडों में। अरे हम में काबिलियत है, हम बोले पूछो जवाब देंगे और पूछो, थकते नहीं हम। इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करे, एक भी। आप बताओ क्या है ये, एक प्राइम मिनिस्टर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता, एक 100 जर्नलिस्ट को बुलाकर हाँ पूछो क्या पूछना है मैं बैठा हूं, नहीं पूछ सकते, डर होता है इनको। कहीं पूछ लिया टेढ़ा सवाल, कहीं पूछ लिया नौकरी के बारे में, कहीं पूछ लिया महंगाई के बारे में, नहीं आते नहीं। इनके जो चाहने वाले लोग हैं उन्हीं के पास जाकर ऐसा बैठ के बोलते, उन्हें बेचारा खामोश बैठता। दूसरे अगर मैं बैठा तो बोलते नेशन वांट्स टू नो, मुल्क जानना चाह रहा है, बोलो। अच्छा दूसरा सवाल इनका क्या होता, आपके भाई। अरे ऐसा दिख रहा है कि बस जहां बैठो आपके भाई, अरे हाँ भाई हमारा भाई है, रहेगा जिंदगी भर, हशर में भी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। आप हमसे पूछो ना, हम दूल्हे भाई है, दूल्हे के भाई से क्या करना है आपको। अरे दूल्हे के ऊपर नहीं, दूल्हे के भाई, अरे हम दूल्हे हैं नहीं आपके भाई। अरे कब तक रे बाबा, छोड़ो वो खट्टे डायलॉगा हो गए, बस एक ही सिलसिला। ये 5 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, आप बताइए। और आप बोलते जमहूरियत,
आप बोलते ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, कहां गई है? तो मेरे भाई, ये तमाम चीजों पर आप गौर करिए और अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मंजलिस आपकी जमात है, मंजलिस आपकी मताए अजीज है, मंजलिस आपकी बेबाक आवाज है। मंजलिस हमेशा मजलूमों के साथ रही, मंजलिस हमेशा कमजोरों का साथ दिया, मंजलिस ने हमेशा जालिमों से पंजा आजमाई की, मंजलिस ने हमेशा हिंदुस्तान के ऐवानों में खड़े होकर यह नहीं देखा कि तादाद को नहीं देखा, मजलिस ने अपने इखलास की बुनियाद पर बेखौफ होकर मजलूमों के इंसाफ का मुतालबा करती रही है। ये चीज हमको हमारे बुजुर्गों ने सिखाया और हम इंशाअल्लाह ताला इसी रास्ते पर चलते रहेंगे। ये हमारी लड़ाई हुकूक की लड़ाई है, इंसाफ की लड़ाई है, जो हिंदुस्तान का संविधान और आईन ने हमसे और आपसे वादा किया है। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।